तो मेरी वजह से टीम बिखर गई। मुझे अब जैसा नहीं बनना है। ये सैयद हुमायूं कैसर साहब अच्छे हैं। आज हम प्रोग्राम में आपके रूबरू एक ऐसी शख्सियत को कर रहे हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर इनकी जिंदगी की वरगर्दानी की जाए तो घंटों जो है कम पड़ जाएंगे। मेरी मुराद सैयद हुमायूं कैसर साहब से है। हुमायूं कैसर साहब, प्रोग्राम में आपका वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाकिर साहब जी। कैसे हैं आप? मेहरबानी है खुदा की है। हुमायूं साहब, आज हम आपके बचपन से लेकर बात करेंगे। बचपन आपका कैसा था? देखिए, बचपन में मैं पैदा हुआ हूँ श्रीनगर में, श्रीनगर का ही रहने वाला हूँ। आबा अजदाद खानियार के थे। नटखट थे? किसी हद तक था जी, किसी हद तक था। और बच्चा संजीदा सजता भी नहीं है। अच्छा होना चाहिए। तो फिर उसके बाद गरीब के नर्सिंग होम में पैदा हुआ। फिर करनगर में रहते थे। फिर अब्बा की ट्रांसफर जब मैं बहुत छोटा था इंदौर एमपी हो गई। फिर वहाँ से वो लौट के आए तो बिस्को में पढ़ा, फिर अमर सिंह कॉलेज में पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो फिर ऐसे डिग्रियां तो 4 हमने भी ले ली। फैमिली क्या है आपकी? मेरी फैमिली है, मेरी 2 बेटियां, 1 बेटा है जी। वो क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी एक सीनियर मैनेजर है ह्यूमन डेवलपमेंट में दिल्ली में जी। दूसरी बेटी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी का उसका फाइनल सेमेस्टर है। अच्छा। बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा है। आपकी छाप उन पे पड़ी? देखिए, मैंने चाहा नहीं कि वो मेरे जैसे बने कभी भी। उसकी वजह? कोशिश की। उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। अच्छा। उनको मेरी कॉपी नहीं बनना था। ठीक। किसी सूरत में। लेकिन नेचुरली कुछ चीजें उन्हें देखी होंगी, कुछ समझी होंगी, कुछ माँ से, कुछ मुझसे जी उनके अंदर आ गई होंगी। जी जी। तो मेरी वाइफ है, एसोसिएट प्रोफेसर है वो जी, तो उनका असर भी होगा। और आपकी वालिदा तालीम याफ्ता? जी हाँ, मेरी वालिदा का उन्हें एक ऑनर्स किया था अलीगढ़ से उर्दू में जी। और तो पढ़ी लिखी थी और दूरअंदेश भी थी और वसी नज़र वाली थी। और उसी तरह उन्होंने हमें पाला जी कि गिले शिकवे बिल्कुल नहीं ज़िंदगी में करना, जो आए एक्सेप्ट करो। और दूसरी बात ये है कि जो प्यार से मिला खैर मकदम करो, अगर वो 3 साल नहीं भी मिला हो दोहराओ मत। ठीक। इसलिए गिले शिकवे ज़िंदगी का हिस्सा नहीं, गिले शिकवे ज़िंदगी का हिस्सा मत रखो। सही। सर, ये बताएं आपके शौक क्या रहे आपके? ये बहुत से शौक थे। जब छोटा था बहुत, तो स्टैम्प्स कलेक्शन, अच्छा, टिकटें जमा करते थे मैं और मेरा भाई। अच्छा। फिर सभी मदद करते थे, बड़े भाई, बाजी, अब्बा, जो भी लिफाफों से उतार रहे हैं टिकटें। टिकटों का जमाना था, पोस्ट चिट्ठियां आती जाती थी, फिर इंटरनेशनल लेटर। फिर जब कभी चिट्ठी होती है कि एक जब कोई टिकट रिलीज होती है ना, उसको जिस दिन वो रिलीज हो उस दिन फर्स्ट डे कवर टिकट होती है। वो एक लिफाफा जैसा होता है, उस पर टिकट होती है, उस पर मोहरें लगी होती हैं और लिखा होता है आज रिलीज हुई। फिर वो कलेक्ट किए। फिर उनकी 3-4 एल्बम्स हैं अभी भी हमारे पास। अच्छा। फिर साथ साथ क्रिकेट शुरू हो गया, खेलना। क्रिकेट खेलते रहे, फिर स्कूल में खेली, फिर जे&के स्कूल्स में अंडर 19, अंडर 22, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, फिर रांझी वगैरह वगैरह। साथ में पेंटिंग भी करता रहा। और कॉलेज में ऑलमोस्ट जब मैं पहुंचा तब मेरा रुझान थोड़ा पेंटिंग की तरफ गया। स्कूल में मुझे वो फूल और वो किश्तियाँ और वो पहाड़ बनाने पसंद नहीं थे, ना आते थे। अच्छा। तो बाद में मैंने पेंटिंग अपने स्टाइल में शुरू की। सर जी, जब आप स्कूलिंग जो आपकी रही तब किस पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जाता था? परसेंटेज पे या बच्चे या बच्ची की इंटरनल काबिलियत पे? देखिए, तब होता था पहला किस्सा कि बच्चा पास हुआ कि नहीं। अच्छा। फिर 60 से ज्यादा नंबर हैं कि नहीं, बस 60%। अच्छा, गुड इनफ, गुड इनफ। 60% इन फर्स्ट डिवीजन। सर, आपकी क्या रहती नहीं भी आए अगर कोई गिला शिकवा नहीं होता था। आपकी क्या रहती थी? मेरी इसी के आसपास रहती थी। कोई मैं एक्सीलेंट अराउंड 60 नहीं था। हकीकत में मैंने सीरियसली लाइफ में जब पढ़ा है जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया। अच्छा। मैंने ये नहीं कि मैं कैजुअल था, लेकिन तब मैंने सिर्फ पढ़ा है। मैंने 8वीं पास की, मैं 15 साल का था। तो मैं अंडर 19 जे&के की टीम में सेलेक्ट हुआ 15 साल की उम्र में। और मैं जालंधर खेलने गया। इंस्पायरिंग कौन था? एक तो भाई मेरा खेलते थे 2 ही साल, मगर 2 ही साल बड़े थे। ये नहीं कि मैं वो देख रहा था कोई 40 साल पहले, 20 साल, 15 साल पहले खेल रहा है, नहीं, 2 साल बड़े थे। दोस्त जैसे हम अभी भी थे भी। तो फिर साथ में चलन था क्रिकेट खेलने का। मैंने फुटबॉल भी खेली, मैंने कश्मीर स्कूल्स के लिए हॉकी भी खेली। तो और मैं कॉलेज में सारी गेम्स खेलता था, मगर कॉलेज टीम में खेलता था सिर्फ क्रिकेट की। एक वाक़ा आपके बारे में है कि आपको एक मतलब क्रिकेट खेलते खेलते आंख में चोट आई, बहुत सीरियस, तो आपको हॉस्पिटलाइज किया गया। जी जी। लेकिन आप वहां से फिर उठ के उसी वक्त आए थे और वहां ड्रेसिंग उसको छोड़कर, बैट को छोड़कर आप फिर फील्ड में आ गए। क्योंकि वो ऐसा हुआ कि ये मेरे ख्याल में 77 या 78 की बात है।
हम यूनिवर्सिटी ग्राउंड में एक सेमीफाइनल खेल रहे थे, मेरे क्लब का मैच था, श्रीनगर जिमखाना का बड़ा टूर्नामेंट था, मेरा क्लब भी बहुत बड़ा क्लब था यहाँ का। तो मैं फील्डिंग कर रहा था शॉर्ट लेग पे। हमारे बॉलर ने बॉल की फुल टॉस, बैट्समैन ने मारा स्वीप, जो उसने हिट मारी वो हिट लगी मेरी लेफ्ट आंख के बाहर वाले ऊपर वाली हड्डी। बैट पे उसने ली और मारी और मैं बहुत नजदीक रहता था यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद मैं गिरा, मैं उठा, जब मैं उठा तो प्लेयर मुझे जमा हो गए, धमाका जैसा हुआ, आवाज इतनी हुई। अभी मैंने 2 ओवर किए थे, एक विकेट भी लिया था, तो मैच शुरू ही हुआ था, 5-10 ओवर हुए थे। उसके बाद उनने मुझे कहा तुम्हें हिट लगी है, मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, वो समझते हैं इसकी याददाश्त की है। अच्छा, पैशन की हद हो गई। अब उनको परेशानी, क्योंकि जब इतना इम्पैक्ट था कि ये सारा ऐसा बेहोश हो गया सर का, जब बेहोश हुआ दर्द नहीं है। उन्होंने कहा बाहर बैठो तुम फिलहाल, तब तक हम सब्स्टिट्यूट फील्डिंग करेगा। मैं जब बाहर बैठा 10 मिनट के बाद मुझे आगे दिखता ही कुछ नहीं। अच्छा, हेजी जैसा कुछ, साफ कुछ नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है इतनी देर में। वहीं मोहिउद्दीन मिर्जा नजदीक ही रहते थे, वहाँ बड़े प्लेयर थे पुराने, वो आए, उन्होंने कहा भाई तुम क्या बाहर कर रहा है, तुम्हारी टीम खेल रही है। मैंने कहा मुझे हिट लग गई है ऐसे। तो उन्होंने कहा इसके लिए दूध लाओ, आदमी को दूध लाया, मैंने दूध पिया, मुझे उल्टी आ गई। ओहो, जब दूध से उल्टी आई तो अगर सर को चोट लगे और उल्टी आए तो मसला बिल्कुल वो बड़ा। उन्होंने कहा तुम जाओ अस्पताल। तो स्कूटर पे बंदा मुझे अस्पताल ले गया, मैं चला गया अस्पताल। यहाँ से मेरी टीम खेल रही है, उसमें मेरी टीम के मेरे ख्याल में इतना टेंशन हुआ कि दूसरी टीम ने काफी रन बना लिए। 40 ओवर का मैच था, उन्हें 250 रन बना लिए, और वो आउटफील्ड बड़ी डिफिकल्ट थी, उसमें रन नहीं बनते थे, 250 बहुत था। अब मैं वहां हूँ, मोबाइल शोबाइल तो था नहीं। इतनी देर में 3-4 घंटे ऑब्जर्वेशन में था, मैंने कहा मैं वापस जाऊंगा। बंदे को कहा स्कूटर में मुझे वापस ले जाओ यूनिवर्सिटी। मैं यूनिवर्सिटी ग्राउंड गया था, हमारी टीम बैटिंग कर रही है, परवेज खेल रहा है, एक और अर्न खेल रहा है, अच्छा चेज चल रहा है, ये मार रहे हैं उनको। उसके साथ वो अर्न आउट हुआ, कुछ और हुआ। तो अब ये हुआ कि मैं बैटिंग ठीक कर लेता था, मैंने उसी स्कूटर की हेलमेट पहनी और बैटिंग करने गया। अच्छा, क्योंकि हमारे पास हेलमेट नहीं थी, मैंने रणजी में भी कभी हेलमेट नहीं पहनी। हमने सुनील वाल्सन को, मदन लाल को, सबको खेला इंडिया के फास्ट विदाउट हेलमेट। तो मैं पहन के चला गया स्कूटर की हेलमेट। मैंने 10-12 रन बनाए, मैं रन आउट हो गया। तो हम कोई 8 रन से मैच हार गए, क्योंकि मेरी वजह से टीम बिखर गई थी। उसको हो क्या गया पता नहीं, बचेगा कि नहीं। किस्सा खत्म हुआ, मैं घर आया तब तक आंख लाल हो गई थी। अच्छा, आंख के नीचे वाला ऐसा नीला हो गया था, और सुबह तक वो पूरा काला हो गया। अंदर इसमें वो खून जमा हो गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा तो कहा आप बच गए हैं 2 सेंटीमीटर से। अगर 2 सेंटीमीटर पीछे लगती, ये यहाँ लगी है आंगड़े में, इसके पीछे टेम्पल पे, तो आप यहाँ नहीं आते, आप कहीं और गए होते रात को। तो वो खुदा का करना था, मैं बच गया। पैशन इतना, आप बैटिंग ज्यादा पसंद करते थे या बॉलिंग? मैं ऑफ ब्रेक बॉलर था, और मैं बैटिंग ठीक कर लेता अच्छी खासी। ये नहीं कि मैं मुझे बैटिंग नहीं आती थी, आप मुझे ऑलराउंडर भी मान सकते थे। अपने रणजी ट्रॉफी भी खेली है। फिर रेडियो और सपोर्ट्स, और फिर आपके वो जो है पेंटिंग वगैरह, ये क्या, इसकी कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, ये आज आप ढूंढते हैं जमाने में कॉम्बिनेशन, इसके साथ ये करना है, उसके साथ वो करना है। हमें जो आता था हम करते थे। अच्छा, जिसका शौक था करते थे। और बात ये है, हम टाइम निकाल लेते थे, यहाँ से पढ़ रहे हैं, इम्तिहान भी पास कर रहे हैं, वहां से दिन भर क्रिकेट भी खेलते हैं, सुबह प्रैक्टिस करने जाते हैं या शाम को प्रैक्टिस करते हैं, मौका मिले तो पेंट भी कर लेते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, मगर कभी फील नहीं हुआ कुछ ज्यादा करते हैं। अच्छा, ये जिंदगी का मामूली था, ठीक, क्योंकि मोबाइल नहीं था, वो परेशानी नहीं थी। एग्जाम्स में प्रेपरेशन में कितना टाइम आप लगाते थे, कितना टाइम जो है उसमें आप? देखिए, कॉलेज पूरे में मेरा जो टाइम लगता था उसको मैं कहता था नवंबर फार्मूला। हम बहुत से क्रिकेट प्लेयर कहते थे। हमारे एग्जाम होते थे नवंबर में, एंडिंग नवंबर में। तो हम 25 अक्टूबर के बाद सीरियस पढ़ाई शुरू करते थे। कितने घंटे? रात को। अच्छा, 10 घंटे 8 घंटे रात को, दिन को कुछ नहीं। ठीक, दिन को कुछ नहीं। तो हम रात को पढ़ते थे, नवंबर फार्मूला से इम्तिहान देके पास हो जाते थे। अच्छा, और ये था इसमें कि कॉलेज में मगर क्लास मिस नहीं करते, मैच के दिन सिर्फ मिस करते थे, बाकी क्लासेस बराबर अटेंड करते थे। तो पूरा ट्रैक रहता था हमें पढ़ाई का। आपका कौन सा अमर सिंह था? अमर सिंह कॉलेज था। अच्छा, तो इसलिए वो कि इन टच तो रहते थे, सीरियस पढ़ाई एंड पे करते थे। मगर जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया, पहले यूनिवर्सिटी में मैंने थोड़ा एफर्ट बढ़ा दिया, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। तो जब मैं दिल्ली इकोनॉमिक्स गया तो वहाँ समझिए मेरा ऐसा एफर्ट था कि मैं रात को 2-3 बजे से पहले नहीं सोता था रोज, इतनी मेहनत करनी पड़ती।
क्योंकि वो माहौल ही है, इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस है वो इंडिया का। बिल्कुल। तो उस माहौल में आपको भी लगता है मुझे भी जोर लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो माहौल के असर से आप ठीक करते हैं कंपटीशन। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही। तो फिर रेडियो कैसे आना हुआ? वो ये रेडियो मेरी दूसरी नॉर्मल नौकरी थी। अच्छा, इससे पहले कहीं आपको जॉब मिला था? इससे पहले एक तो मैं पहले 2.5 साल था सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में सीनियर फेलो यहाँ। अच्छा। एक प्रोजेक्ट में वो लैंड यूज का प्रोजेक्ट था और मैंने ज्योग्राफी और रीजनल डेवलपमेंट पढ़ी थी तो मुझे उनने लिया था तो सीनियर फेलो 2.5 साल। फिर वो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं 2 साल था दिल्ली में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएट्स में सोशल साइंटिस्ट। वो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड देखा था, अप्लाई किया, उन्होंने बुलाया, इंटरव्यू वगैरह लिया, मैं सेलेक्ट हो गया। फिर जब मैंने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया दिल्ली से ही किया, तब मैं ऑलरेडी वहाँ एक अच्छी नौकरी कर रहा था, तनख्वाह मेरी बहुत अच्छी थी और पोजीशन अच्छी थी इस सेंस में कि बहुत बड़े लोगों से इंटरेक्शन था, वर्ल्ड बैंक के, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, बाकी चीज़ों के, बड़े प्रोजेक्ट्स के, उनसे सीखा बहुत। दुनिया भर के जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनसे मेरी मुलाकात होती थी। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा था उस कंपनी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएट्स के लिए, तो मैंने बहुत सीखा हुआ। और जब मैं यूपीएससी में अपेयर हुआ मेरे पास ये टेंशन नहीं था कि मेरे पास नौकरी नहीं है। सही बात। तब ज़्यादा घबराहट होती है, इंटरव्यू हो कुछ हो, मेरे पास वो घबराहट नहीं थी। उस कॉन्फिडेंस से भी फायदा हुआ उससे। फिर उसके बाद जब मुझे यूपीएससी क्वालिफाई हुआ तो फिर इनकी चिट्ठी आती है कि हम आपको ऑफर करते हैं ऐसे ऐसे यूपीएससी से। उसमें 3 महीने होते हैं आपके पास। अच्छा। उसमें मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होता है और आप 3 महीने में एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें ऑफर। तो मुझे अब्बा ने तब कहा कि तुम्हारे पास 3 महीने जल्दी नहीं करना, अगर तुम जो नौकरी कर रहा है वो पसंद है तो उसी में अगर तुम छोड़ना चाहता है तो तुम्हारी मर्जी। फिर मैंने यहाँ कश्मीर में हालात बहुत बदल रहे थे 91 में। एक सिस्टर की मैरिज हुई थी, बड़े भाई इंग्लैंड में थे, परवेज पहले जम्मू में था इंजीनियर इंडस्ट्रीज में, फिर यहाँ आया था। तो फिर माँ बाप रिटायर हो चुके थे, तो फिर मैंने सोचा नहीं मुझे भी घर ही आना चाहिए, तो मैं आ गया। और ये जो मैं रेडियो आया हूँ अब बाकी 7 साल के बाद रिटायरमेंट की। कैसर कलंदर की जब बात करें, वो थे एक शायर, उनकी शायरी का आप पे कोई असर या आपके घर में से किसी फैमिली मेंबर पर कोई? सबसे ज्यादा मेरी माँ पे। अच्छा। क्योंकि माँ को ही दिखाते थे अपनी शायरी और उन्हीं से अप्रूव करवाते थे। ठीक, एक बात। और दूसरी बात उर्दू अच्छी जानती थी। और एक और बात ये कि बाकी शायरी हमने समझी है, बहुत गहराई है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी जबरदस्त है। वो अल्फाज का चुनाव आज भी कश्मीर में किसी के पास नहीं मिलता है। मैं कर सका है कोई उर्दू में, लेकिन शायरी नहीं की, पेंटिंग की, दूसरा फन संभाल लिया। तो ये है। लेकिन बाकी बहुत इन्फ्लुएंसेस हैं, बाकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अपराइटनेस, डिसिप्लिन। सैयद हुमायूं कैसर साहब जो हैं मिलनसार, शीरीन जुबान, और फिर जो बंदा इनके पास बैठता है जी नहीं करता है उठने को, वजह इसकी वो बंदा अच्छा बहुत होता है। नहीं, ये सैयद हुमायूं कैसर साहब अच्छे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सैयद हुमायूं कैसर साहब में क्या इतनी खुसूसियत है? ये कौन सी चीज? दूसरे लोग बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। सिर्फ एक चीज है मैं बताऊंगा। जब मैं यहाँ आया तो मैं युवानी का इंचार्ज बना। फारूक नाज़की साहब हमारे डायरेक्टर थे, तो उन्हें मैं युवानी का इंचार्ज बना दिया। तो मेरे साथ निसार नसीम भी थे बाद में युवानी में, हम एक ही बैच में थे। आप एक प्रोग्राम भी करते थे, हार्ट बीट शायद? मैं बहुत कुछ करता था। तो यूपीएससी के मेरे, मतलब वो जो आपने ऑल ऑफ सडन स्टार्ट किया था? नहीं, वो भी मैंने सारी ऑल ऑफ सडन किए जो पहले नहीं हुए थे। तो यूपीएससी में मेरे बैच में थे, उन्हें भी क्वालिफाई किया था। जे&के से 3 ही थे, जम्मू से 1, हम 2। तो वो भी मेरे साथ थे उसमें। जब मैं युवानी में आया तो मैंने, हालात ख़राब थे, कोई नहीं आता था रेडियो। फिर हमें जाना पड़ा कॉलेज, स्कूल, उनको और मुझको, लोगों को मनाने आ जाओ, क्योंकि कहते थे जो रेडियो जाएगा उसको मारेंगे। ये हालात थे। चलिए ठीक है। फिर जब लोग आने शुरू हुए तो हमने माहौल वहाँ देखा, वहाँ बड़े काबिल और ज़हीन लोग थे, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ एक दर्जाबंदी थी। जब कोई आएगा आपसे, उससे ऐसे तीखे सवाल करोगे अदब की चीज़ों के, ताकि वो चित्त हो जाए। और उसके बाद अगर बच गया तो बच गया, नहीं तो मर ही गया। सही बात है। मैंने वो खत्म कर दिया। बिल्कुल। मैं पूछता था लोगों से, तुम क्या कर सकते हो? फिर वो कहता था मैं ये कर सकता हूँ। कैसे करोगे? अच्छा, वो मैं ऐसे करूँगा, इसमें क्या क्या करोगे? फिर मैं उसको गाइड करता था। अब जो शख्स मुझे कहता था, जब मैं उससे पूछता क्या कर सकते हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा इसका मतलब है तुम कुछ नहीं कर सकते हो? कहता था क्यों? मैंने कहा क्योंकि तुम्हें आइडिया ही नहीं ना करना क्या है। तुमने कहा बाद में देखेंगे।
बाद में देखने वाला कंसंट्रेट नहीं करता है, वो कुछ भी तुक्के मारता है। जिसको पता होता है मैं क्या करना चाहता हूँ वो उस पर फोकस करता है। इससे ये हुआ कि इससे एक बड़ा रिश्ता बन गया यूथ से कि कोई वहाँ है, मैं हूँ, निसार है, कोई भी है, हमारी सुनते भी हैं और हमें जगह देते हैं। बड़ी बात है। देखिए पीवानी बहुत कामयाब थी यहाँ मेरे आने से पहले, गानों के लिए बहुत मशहूर थी। वो उनके थिएटर सॉन्ग थे, इनके छोटे छोटे क्लब जो होते बनते क्लब सॉन्ग थे, उनका जवाब ही नहीं। सही बात। वो जो बड़े सिंगर आज के हैं, चाहे कान्यानी साहब वहीं से निकले हैं, मंजूर शाह हो, कैसर हो, कोई हो, सब वहीं की है वो। मगर हमने उसको कंटेंट के लिए मशहूर बनाया, गानों के लिए नहीं। एक बात। दूसरा, मैंने एक बात सोची थी, हमारे पास जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोग्राम में, महीने में समझे 200 आदमी, 250 आदमी डिफरेंट। ये तो ये हो गए, इनने कुछ लिखा है, कुछ है, पेश किया। लेकिन जो लाखों बाहर हैं उनको क्या दिया, उनका क्या सोचा आपने? उनको गाइड किया एजुकेशन में, गाइड किया करियर में, लाइफ में नहीं। आपने सुना है उनको कहानियां, ये टेस्ट ट्यूब क्या होता है, ये कीड़ा क्या होता है, वो कैसे चलता है, उससे उसको क्या करना है लाइफ को, उसको वो अपनी लाइफ इंप्रूव कैसे करो सिखाना है। सही। हमारा फोकस वहां हुआ, यूथ हमारे साथ हो गया। और आपने कुछ ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए जो ऑन-एयर हो गए कि यूथ उसकी तरफ, उन प्रोग्राम्स की तरफ खिंची आ गई। जी सही बात है। इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आपका धड़कन था, और फिर इसलिए और भी कुछ प्रोग्राम्स आपने जो उस पे आपने कंसंट्रेट किया। देखिए धड़कन एक इनकलाब था, बहुत ज्यादा, इंडिया में कभी नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा, मेरे बाद बहुत किसी ने अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नहीं। वो फिर कोशिश नहीं भी नहीं की, तो चला भी नहीं। वो तो अल्लाह ने आपको ही वो एक वजह। अब ये था कि उसमें सिर्फ आपको गेम नहीं थी, उसमें कभी काउंसलिंग थी, कभी गेस्ट था, कभी गाने थे, कभी करियर नहीं, लाइफ काउंसलिंग भी, बिल्कुल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी। तो हमारी प्रॉब्लम यह है यहाँ, हम हर आदमी को, बड़े अफसर को लाते हैं, उसने कोई इम्तिहान पास किया है, वो करेगा तकरीर, लोगों को कहेगा मेरे जैसा बने। क्यों? मुझे आप जैसा नहीं बनना है, मेरे लिए तुम्हारे पास क्या है बताओ। सही बात। तुम IAS अफसर बन गए, तुम चाहते थे बनना, मैं नहीं बनना चाहता हूँ। काउंसलिंग ये है कि मुझे बताओ मैं क्या करूँ। सही बात है। ये नहीं काउंसलिंग है मेरे जैसा बनो। आज कहाँ पाते हैं सैयद हुमायूं कैसर साहब अपने आप को? मैं अभी भी लोगों के बीच में पाता हूँ, और मैं खुदा का शुक्र अल्लाह का करता हूँ कि सबको मैं याद हूँ। हफ्ते में 5-5 इन्विटेशन मुझे मिलती हैं। अब आपने कहा मेरे शौक बहुत थे, कोई मुझे बुलाता है कल्चरल प्रोग्राम में, कोई बुलाता है ब्रॉडकास्टिंग के में, कोई बुलाता है क्रिकेट के में, कोई किसी में। तो किस्मत अच्छी है, लोगों को मैं याद हूँ। और मैंने एक चीज़ डेफिनेटली आपने भी देखा होगा मेरे साथ थी, जी जी जी, कि मैं जिस भी कुर्सी पे था, मैं कुर्सी के लिए नहीं था। आपने कुर्सी की परवाह कभी नहीं रखी। इंडिविजुअलिटी इंप्रूव की, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की, और उसी बेहतर आदमी को प्रेजेंट किया, कुर्सी को सामने नहीं रखा। बिल्कुल। और यही बात होती है कि जो कुर्सी को रखते हैं आज उनको कोई याद नहीं करता। सही। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे बुलाते हैं, याद करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, फोन कॉल्स आती हैं, मेरी बेटी ये करना चाहती है, मैं मिलना चाहती हूँ। बिल्कुल। मेरा बेटा ये है, वो इस मुश्किल में आ गया जहनी तौर पे, वो कैसे निकले। मेरे घर में मेरी बहन है, उसने ये किया, अब वो क्या करे। तो मैं इंडिविजुअली उनको मिलता हूँ जाके, किसी रेस्टोरेंट में, किसी जगह कहीं बैठता हूँ, उन लोगों के साथ बात करता हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, उनके पास कोई इर्द गिर्द उनके नहीं है बताने वाला। देखिए ना, अगर आप मेहनत करते हैं और डायरेक्शन नहीं है, वो तो बेकार कर रहे हैं, वो तो बेकार है सारा, बहुत बेकार है सारा। देखिए जो आपने बातें कही ना मुझसे, जी जी, मैंने सैकड़ों इंटरव्यू दिए हैं, मेरी टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों को, मैगजीनों को, ये बातें किसी ने अच्छा लाइफ किसी ने टच नहीं की, नहीं आपके लाइफ हैं, ये प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम किया, वो मैच खेला, यहाँ रन बनाए। यार मैं कौन हूँ ये भी तो पूछो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपने ये पूछा। सैयद हुमायूं कैसर साहब, आपकी जर्नी पे इंशाल्लाह और भी बातें होती रहेंगी। इंशाल्लाह आपके ज़िंदगी के और भी गोशे जो है उजागर करते हैं, आपको इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम तकलीफ देते रहेंगे, नाजरीन तक आपके वो गोशे पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी आज की वो शख्सियत जिनको सुनने की आपको बहुत ज़्यादा जस्तुजू थी, आपकी आरज़ूमंदी थी, और आप चाहते थे कि इनके ख्यालात जो है हम तक पहुँचे, ख़ासतौर इनके जो ज़िंदगी के गोशे हैं। हमने कोशिश की थोड़ी बहुत इनकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं, छुपे पहलू, वो आप तक पहुंचाने की। हम किस हद तक कामयाब हुए, आप अपनी फीडबैक में जो है अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर।